एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक विच इज़ वाटरफॉल मॉडल। ये हमारा मॉडल के अंदर आता है और हमने एसपीएम के अंदर पिछले वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसे हमने प्रोजेक्ट पढ़ा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पढ़ा, प्रोजेक्ट मैनेजर पढ़ा एंड उसके बाद हमने फेजेस पढ़े, उसके बाद हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा, स्टेक होल्डर्स पढ़ा, फ्रेमवर्क पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमारी ऑलरेडी कवर हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर, तो आप जाकर रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द वाटरफॉल मॉडल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। The waterfall model is useful in situation where the project requirements are well defined and the project goals are clear. तो वाटरफॉल मॉडल एक तरीके का तरीका है, हमारी अप्रोच है। कोई भी हम अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी भी अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरीके से करना है वो हमारा वाटरफॉल मॉडल हमें बताता है। तो जिस तरीके से इसका डायग्राम भी नजर आ रहा है आपको, तो वाटरफॉल के अंदर पहला स्टेप है, देन वो फॉल करके नीचे जा रहा है, देन वो सेकंड स्टेप है, देन फॉल करके नीचे जा रहा है, देन थर्ड स्टेप पे फॉल करके नीचे जा रहा है। ओके तो लेकिन हम इस वाटरफॉल मॉडल को यूज कब करते हैं, जब हमें पहले से पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स को हमें मीट करना है, वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हमें पता है एंड हमें गोल्स पता है एंड वो चीजें हमारे माइंड में एक क्लियर है। ठीक है, इट इज ऑफन यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स with long timelines where there is a little room for error and the project stakeholders need to have a high level of confidence in the outcome। तो मोस्टली ये जो वाटरफॉल मॉडल है इसको हम लार्ज स्केल के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है और वो किस तरीके से लगता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। तो आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम बनाने से अगर आप एग्जाम में डायग्राम बनाते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव लगता है। ठीक है, तो डायग्राम को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी सबसे पहले आता है। अगर आपने आईएसडी के अंदर पढ़ाओगे फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, कि हम देखते हैं कि जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसको बनाना, उसको क्रिएट करना फिजिबल भी है या नहीं है, मतलब एक तरीके से वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, हम सारी चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 2 मंथ्स में हमें कंप्लीट करके देना है, तो उस 2 मंथ के लिए आपके पास उतना स्टाफ होना चाहिए, उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, तो उतना टाइम होना चाहिए आपके पास कि 2 मंथ में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये एक तरीके से हम अपने दिमाग में जब सोचते हैं और सामने वाले को आंसर करते हैं तो हम देखते हैं कि फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी आता है फर्स्ट में। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, अब जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफाई करना, देन उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करना, फिर कोडिंग करना और फिर कोडिंग की टेस्टिंग करना। ओके, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना, देन फिर मेंटेनेंस फेज आ जाता है। तो इसको हम 1 बाय 1 करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट वन इज योर फीचर्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। तो हमने जो पढ़ा वो सिंपल डेफिनेशन थी और अब आता है हमारे पास क्या फीचर्स हैं इसके। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर सबसे पहले सीक्वेंशियल अप्रोच होती है इसकी। सीक्वेंशियल अप्रोच क्या होती है, द वाटरफॉल मॉडल इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंशियल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। अब सिक्वेंशियल अप्रोच के अंदर हमारे पास डिफरेंट फेजेस है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा हमारे पास क्या है, ये फिजिबिलिटी स्टडी है। स्टेप 1 है कि मेरे एक फेज है। ठीक है, यहाँ पर ये फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, जब हमें फिजिबल होगा, हमें लगेगा कि हाँ हम बना सकते हैं ये सॉफ्टवेयर, हम बना सकते हैं प्रोजेक्ट, देन हम किस पे मूव करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे। जब हमें लगता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स हमने ले ली है यूजर की, हम कर सकते हैं, हमने पूरा एनालाइज कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया, देन हम मूव करेंगे थर्ड फेज पे। यानी कि इसमें सिक्वेंशियली काम होगा, जब एक फेज कंप्लीट होगा तभी हम नेक्स्ट फेज पे मूव करेंगे। ओके, second one is a document driven. The waterfall model relies heavily on documentation to ensure that the project is well defined and the project team is working towards a clear or set of objectives। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बनाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट टाइप में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी गोल है उस पर मेरी टीम काम कर भी सकती है या नहीं कर सकती, वो डॉक्यूमेंटेशन जो एंड में हमें दिखेगी वो डिफाइंड होगी या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वालिटी कंट्रोल। द वाटरफॉल मॉडल प्लेसेस अ हाई एम्फसाइज on quality control and testing at each phase of the project. It ensures that the final product meets the requirements
एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर। अब क्वालिटी कंट्रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर फिजिबिलिटी स्टडी है, वो 2 लोगों का काम है, तो वो 2 लोग अपना पूरा काम प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। क्योंकि वाटरफॉल मॉडल की एक डिसएडवांटेज होती है कि अगर एक फेज से हम लोग अगर हम फिजिबिलिटी फेज से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जब हमारा फिजिबल काम कंप्लीट हुआ है तभी हम सेकंड फेज पे मूव करेंगे, और सेकंड फेज पे अगर हम लोग आ गए हैं, देन हमने अपना काम रिक्वायरमेंट्स ले ली, देन हम थर्ड फेज पे आ गए। और थर्ड फेज में अगर हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ भी क्वालिटी में प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, या फिर डिजाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पीछे नहीं जा सकते। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप पिछले वाले फेज में मूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना काम करके आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, कि हर एक फेज को अपनी क्वालिटी इंश्योर करनी है कि जो हमने काम किया है, हमारे फेज ने काम किया, वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो। ठीक है, और जो भी हर एक फेज काम कर रहा है वो ध्यान रखेगा, जो भी उसकी एक प्रॉपर सेट ऑफ गोल्स है, या फिर उसका प्रॉपर एक सेट ऑफ डिफाइंड तरीका है काम करने का, उसके तरीके से काम करें, ताकि क्योंकि वापस नहीं जा सकते, इसलिए हर एक फेज को अपने तरीके से काम करना है, प्रॉपर तरीके से। Next one is the waterfall model involves a rigorous planning process when the project scope, timelines and deliverables are carefully defined and monitored throughout the project life cycle। अब हमें क्या देखना है कि कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब स्कोप है उसका, कितने टाइम में हम लोग बनाकर दे सकते हैं, और उसका लाइफ साइकिल कैसे रहने वाला है, कैसे इनिशिएट होने वाला है, तो ये सब हमें प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सिंपल फीचर्स है कि एक तो हमारा जब एक फेज कंप्लीट होगा तब सेकंड फेज पे मूव करेगा, तो उसके साथ साथ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्योंकि हर फेज के अंदर वापस से नहीं जा सकते, इसलिए हर फेज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी। देन उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड देन उसकी प्लानिंग हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं कि हर काम मॉनिटर किया जाए थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। अब इंपॉर्टेंस क्यों है? अब वाटरफॉल मॉडल पहले बहुत यूज किया जाता था और पहले बहुत पॉपुलर भी था, लेकिन अब इतना वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं होता। तो लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जो इसके अंदर इतनी खासियत क्या है कि हम वाटरफॉल मॉडल को यूज करें? द फर्स्ट वन इज योर क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। अब आपको दिख ही रहा है इसके अंदर की आपको एक एक स्टेप दिखा दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो सिंपल है एकदम। एक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए हमने 4 लोगों को काम दे दिया, फिर रिक्वायरमेंट लेने के लिए हमने 2 लोगों को काम दे दिया, फिर डिजाइन के लिए हमने 2 लोगों को काम दे दिया। तो इसके अंदर बहुत सिंपल तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वाटरफॉल की तरह ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो सिंपल है, क्लैरिटी है इसके अंदर। द linear form of waterfall model offers a simple and unambiguous foundation for project development। अब सिंपल है एंड क्लियरिटी क्यों है? अनएम्बिगुअस है। एम्बिगुअस क्या है? मतलब इसमें चीजें क्लियर है एक तरीके से। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिन चीजों का डबल मीनिंग निकल सकता है। जैसे कि अगर मैंने कोई वर्ड बोला तो मे बी उसका वर्ड मेरे इंटेंशनली कुछ और हो और आपने उसकी इंटेंशनली कुछ और ले ली, तो इसके अंदर लीनियर फॉर्म में काम चलता है। लीनियर क्या होता है? 1 by 1 है ना। लीनियर सर्च पढ़िए, उसमें क्या होता है? एक के बाद दूसरे पर, तीसरे पर, तीसरे पर, ऐसे। तो इसका मतलब है लीनियर फॉर्म में काम चलता है। पहले एक स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा, और सिंपल तरीके से काम होगा। ठीक है। सेकेंड आता है मेरे पास क्लियरिटी डिफाइंड फेजेस। The waterfall model phases each have unique input and output, guaranteeing a planned development with obvious checkpoints। अब हर एक की क्लियर डिफाइंड फेजेस के अंदर इनपुट अलग होगी और आउटपुट अलग आएगी, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी अपना काम करेगी और उसकी अलग आउटपुट आएगी। रिक्वायरमेंट अपनी इनपुट के अकॉर्डिंग काम करेगी, उसकी आउटपुट अलग आएगी। तो हर फेज का अपना अपना काम है, तो सेम काम तो हो ही नहीं सकता, राइट। Next is documentation. A focus on through documentation helps with software comprehension, upkeep and future growth। अब डॉक्यूमेंटेशन तो इम्पॉर्टेंट है और हर फेज को अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है ताकि फ्यूचर ग्रोथ हो। नेक्स्ट वन इज योर stability in requirements, suitable for project when the requirements are clear and steady, reducing modification as project progress। अब इसको हम तभी यूज करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस तब है जब हमें पता है कि यही रिक्वायरमेंट्स है और ये रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको टेलर को सूट भी देना है, आपको पता है कि वो इस तरीके का ही सिलवाना है, आपने उसको इस तरीके से ही स्टिच कराना है, तभी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स दे सकते हो वो टेलर को जाकर। ठीक है, अगर आप 2 दिन बाद आके कहते हो कि नहीं मुझे स्लीव्स नहीं फुल करानी थी, मुझे तो हाफ करानी थी, ठीक है, तो अब वो कटिंग हो चुकी है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह ही अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं तब वाटरफॉल मॉडल आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। बट अगर आपको एक
पक्का पता है कि मेरी यही रिक्वायरमेंट्स है, इन्हीं पर काम कराना है जो चेंज नहीं हो सकती थ्रू टाइम, तो फिर ये वाटरफॉल मॉडल आपके लिए परफेक्ट है। ओके, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? इट इनकरेजेस इफेक्टिव टास्क फोकस्ड वर्क विदाउट कंटिन्यूसली चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट बाय एलोकेटिंग रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट फेज। अब रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, अगर आपने एक फेज को इतने रिसोर्स दे दिए, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग फेज के लिए आपने 2 या 3 कंप्यूटर एलोकेट कर दिए, या फिर आपने कोडिंग फेज के लिए अपने सॉफ्टवेयर दे दिया टेस्टिंग के लिए, या फिर आपने उनको भी लैपटॉप्स प्रोवाइड कर दिए, तो उसमें आपकी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है। अब वो रिसोर्स भी चेंज नहीं हो सकते। एक बार आपको दे दिया कि आपको इनके साथ काम करना है, तो उनके साथ ही काम करना है, ना वो इंक्रीज होंगे ना ही वो डिक्रीज होंगे। तो ये हमारे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट, रेलेवेंस फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। अब वही मैंने आपसे कहा था कि अगर इतनी सारी इनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको इतने ही रिसोर्सेज दिए गए हैं, इतने ही रिसोर्सेज के साथ काम करना है, आपके पास इतना ही टाइम है, आपको इतने ही टाइम में काम करना है, और इसमें आपके स्टेक होल्डर्स की या फिर यूजर की रिक्वायरमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी एक बार है आपको बता दिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं, तो वही रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फिर ये लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स के लिए कहाँ से, मतलब हो ही नहीं सकता, ये तो बेनिफिशियल ही नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट इसमें अच्छे तरीके से बन सकते हैं, लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। कौन सा मॉडल है ये? वाटरफॉल मॉडल लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फेजेस। अब ये फेजेस के अंदर हम लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम्स के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं ये हम फेजेस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको याद रखना है, क्योंकि डायग्राम से हमें चीजें याद रहती हैं। तो अगर आपको सिंपल आता है फेजेस बताने आपको वाटरफॉल मॉडल के, तो जो भी आपकी डायग्राम के स्टेप्स हैं आपको उनको ही एक्सप्लेन करना है। ओके, तो फर्स्ट था हमारा फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। The main goal of this phase is to determine whether it is financially and technically feasible to develop the software. The feasibility study involves understanding the problem and then determining the various possible strategies to solve the problem. अब feasibility study के अंदर क्या आएगा कि हम ये डिटर्मिन करें फाइनेंशियली और टेक्निकली, क्या मैं इस सॉफ्टवेयर को बना सकती हूँ या नहीं बना सकती। अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी कॉस्ट लग रही है जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, तो वो फिजिबल नहीं है बनाना। ठीक है, अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बहुत सारे लोगों से काम कराना है, बहुत सारी टीम चाहिए आपको काम करने के लिए, और आपके पास उतना एम्प्लॉयज ही नहीं है, आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास उतना ऑफिस ही नहीं है, बैठने के लिए लोगों के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर वो भी फिजिबल स्टडी के अंदर आता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते। चाहे वो टेक्निकल हो, अगर आप लोगों को बुला भी रहे हो कि हमारी कंपनी में काम करो, पर आपके पास टेक्निकली स्टाफ ही नहीं है, आपके पास उतने कंप्यूटर्स ही अवेलेबल नहीं है, आपके पास वैसा हार्डवेयर ही नहीं है, तो भी आप फिजिबल नहीं हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, next one is your the feasibility study involve understanding the problem and then determine the various possible strategies to solve a problem. अब इसके अंदर अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं जी, हम लोग सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी से बोरो कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें। या फिर अगर आपके पास उस तरह का स्टाफ नहीं है, तो आप स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर सम टाइम्स, राइट। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है हम उसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमारा काम कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत स्टार्टिंग का फेज होता है जिसमें हम लोग, अगर आप मेरे पास आए हो कि मुझे ऐसी वीडियो चाहिए, तो मैं सोचूंगी कि मैं वीडियो बना भी सकती हूँ कि नहीं बना सकती। अगर आप कमेंट करते हो कि हमें नेक्स्ट टॉपिक ये चाहिए, तो पहले मैं क्या सोचूंगी कि वो टॉपिक मुझे आता भी है या नहीं आता, मुझे उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, मेरे पास उतना टाइम भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब मेरे लिए एक तरीके की फिजिबिलिटी स्टडी हुई। नेक्स्ट वन इज योर रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस। अब जब मैंने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, मुझे लगता है कि हाँ ये वीडियो बनाना फिजिबल है मेरे लिए, तो आगे मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी एंड उसको मैं कैसे एनालाइज करूंगी, ये सेकेंड फेज हुआ मेरा। द फर्स्ट फेज इन्वॉल्व गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड एनालाइजिंग देम टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट फेज लिखा है, तो इसको फर्स्ट फेज की जगह पे अपने सेकंड फेज करना है, क्योंकि फर्स्ट फेज हमने क्या पढ़ा है कि फिजिबिलिटी स्टडी होती है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर सेकंड फेज कर लीजिएगा। ओके, तो स्टेक होल्डर्स क्या, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कौन होते हैं स्टेक होल्डर? नहीं पढ़ा है तो पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हो।
स्टेक होल्डर्स होते हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर या फिर हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी कि मेरे को उतना स्कोप है मेरे पास, मैं वो काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ठीक है, पहली चीज़ थी फिजिबिलिटी, कि मैं वो आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ या नहीं, तो ये तो हो गया फिजिबल। फिर उसके बाद आपने बोला कि हमें सिर्फ 5 मिनट की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है और मुझे देखना पड़ेगा 5 मिनट में तो मैं अपना टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगी ना, 2 मिनट का तो मैं इंट्रो ही दे दूंगी, 5 मिनट में वीडियो नहीं बना सकती। तो ये हुई मेरी रिक्वायरमेंट्स एंड उसको फिर एनालाइज करना। ठीक है, डिजाइन फेज, उसके बाद मुझे क्या करना है, डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, अगर आपने बोला ठीक है, मैंने बोल दिया कि 5 मिनट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने डन कर दिया, उसको एनालाइज कर लिया। अब मुझे डिजाइन करना पड़ेगा कि टॉपिक कितना बड़ा है, उसको मैं किस किस पार्ट में डिवाइड करूँ, किस तरीके से आपको समझाऊं कि फटाफट मुझे डिजाइन भी करना है उसको और 5 मिनट में कवर भी करना है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, once the requirements are understood, the design phase begins. This involves creating a detailed design document that outlines the software architecture, user interface and system components. अब इसके अंदर आपके क्या क्या यूज होंगे, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होने वाला है, ये हमारे डिजाइन फेज के अंदर आएगा। यूजर इंटरफेस, यूजर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा हमारा सिस्टम, वो इसके अंदर आने वाला है। देन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं, किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको अंडरस्टैंड करते हुए अपना फेज को बनाने वाले हैं, किस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा डिजाइन फेज आ जाएगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। The implementation phase involves coding the software based on the design specification. This phase also include unit testing to ensure that each component of the software is working as expected. अब जो भी हमने डिजाइन किया है, क्रिएट किया है डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट करेगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा 1 by 1 फेज के अकॉर्डिंग, कि हमने जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे यूजर की, हमारे स्टेक होल्डर की, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये प्रोजेक्ट या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है, पहले किसकी हुई, यूनिट टेस्टिंग हुई है, अब सिस्टम टेस्टिंग होगी। इन द टेस्टिंग फेज द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड एज अ होल टू इंश्योर दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अब यहाँ पर तो हमने क्या था, जो डिजाइन बना है वो उसको टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर मेरा फुल सिस्टम बन चुका है, अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अब प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो रही है कि जो मेरा काम था वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है जी मेंटेनेंस फेज। The final phase is maintenance, which involves fixing any issue that arise after the software has been deployed and ensuring that it continues to meet the requirements. अब मेंटेनेंस करनी है। ठीक है, अब मेंटेनेंस फेज के अंदर जाकर मेरा जो सिस्टम है, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है, वो कंप्लीट होता है। अब वाटरफॉल के अंदर हर एक फेज को हमने पार्ट में डिवाइड किया, फिजिबिलिटी स्टडी ने अपना काम किया, देन दे दिया रिक्वायरमेंट फेज को, रिक्वायरमेंट फेज ने रिक्वायरमेंट्स ली, देन दे दिया डिजाइन फेज को। अगर डिजाइन फेज को कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है काम करते हुए, तो वापस से किसके पास नहीं जा सकता, रिक्वायरमेंट फेज के अंदर नहीं जा सकता। तो ये इसका ड्रॉबैक है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, जो भी उसको इनपुट मिली है फ्रॉम दी रिक्वायरमेंट फेज। ओके, उसके बाद वो जाएगा फोर्थ फेज के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको भी इग्नोर करेगा, क्योंकि उसके पास जो इनपुट आई है उसको सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम करना है। देन आता है लास्ट फेज, उसको पूरे तरीके से टेस्ट करना है, एंड देन मेंटेनेंस फेज। अब मेंटेनेंस फेज के अंदर अगर हमें लग रहा है कि हमारे जो बीच में कोई भी फेज है उसमें गलती हुई है, वो ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस फेज के बाद वो ऊपर वापस नहीं जा सकता। तो ये इसका बहुत ड्रॉबैक है और यही इसके फेजेस के अंदर हम लोगों ने कवर किया। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो एडवांटेज क्या है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के, तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल और सिंपल वाटरफॉल मॉडल दोनों एक ही बात है, आप सिंपल भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, सबसे पहला पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको इजी है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग होती है इसमें, हर फिजिबिलिटी स्टडी का अपना काम है, कोडिंग का अपना काम है, डिजाइन का अपना काम है, तो बीच में कुछ मर्ज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर सारी चीजें पैरेलली चल रही हैं तो फिर क्या होगा, इसको पैरेलली चलेंगी तो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर हर किसी को अपना काम करना है और फिर वो दूसरे को दे देगा कि मैंने अपना काम कंप्लीट किया, अब आपकी बारी है। फिर वो अपना काम कंप्लीट करेगा, वो तीसरे को दे देगा कि मैंने कर लिया, अब आपकी बारी है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हर कोई अपना अपना काम करेगा। और ये एक तरीके से डिसएडवांटेज भी हो गया, क्योंकि जब
पहला बंदा काम कर रहा है तो बाकी के 4 लोग फ्री हैं, ठीक है। जब दूसरा काम कर रहा है तो बाकी के 3 लोग फ्री हैं, ठीक है। तो आगे वाले 3 लोग फ्री हैं, तो ये इस तरीके से पैरेलली इसमें काम नहीं चल सकता, सबको अपना अपना काम करना है। थर्ड वन इज properly defined in the classical waterfall model, each stage in the model is clearly defined। अब फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जो जो फिजिबल चीजें हैं उसको पता था, देन रिक्वायरमेंट फेज के अंदर उसको पता है कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लेनी है, देन डिजाइन फेज के अंदर उसको पता है कि मुझे सिर्फ डिजाइनिंग ही करनी है। तो इसमें प्रॉपरली क्लियर रहता है कि किस फेज को, किस स्टेज को क्या काम करना है, ठीक है। कोडिंग वाले को पता है उसे सिर्फ कोडिंग ही करनी है, ठीक है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस, एक्शन एंड रिजल्ट आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी ने अपनी कोई इनपुट ली, उसकी आउटपुट उसने रिकॉर्ड कर ली। देन रिक्वायरमेंट फेज ने इनपुट क्या थी उसके लिए, जो भी आउटपुट आई है फ्रॉम फर्स्ट फेज, एंड देन उस पर काम किया एंड देन उसकी आउटपुट आई, देन वो जो आउटपुट थी वो थर्ड फेज के लिए इनपुट बनी एंड उसने उस पर काम किया, देन उसके लिए आउटपुट जनरेट हुई। तो इसके अंदर हर एक एक्शन का अच्छे से रिजल्ट डॉक्यूमेंट होता है, ओके। Reinforces good habits. The classical waterfall model reinforces good habits like define before design and design before code। अच्छा है, वर्डिंग देखो ध्यान से सुनना, डिफाइन बिफोर डिजाइन। जब भी हमें डिजाइन करना उससे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि करना क्या है, और जब भी हमें कोड करना है उससे पहले डिजाइन करना पड़ेगा कि कोडिंग कैसे करनी है। तो दोनों चीजें इसके अंदर, हाँ जी, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसकी गुड हैबिट है, ये पहले ही हमें पता है कि क्या करना है। डिजाइन फेज के अंदर सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे बनाऊं, क्या होना चाहिए, नहीं, पहले से ही डिफाइन है। और कोडिंग के टाइम पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, पहले से ही डिजाइन है कि यही चीज को आपको कोडिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्किंग। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड। तो ये पॉइंट आपने अपनी माइंड में ध्यान में रखना है, और जो हमारे अगले मॉडल आएंगे वो इससे के कंपैरिजन में आएंगे आपके। तो अगर आपको वाटरफॉल मॉडल आता है तो उसके साथ कंपेयर करना आपको बहुत इजी होगा। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, ठीक है, वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। बट और एक और चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हो रही है, वेल अंडरस्टूड है कि इसी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मॉडल बनाना है, तब ये हमारा वर्किंग में अच्छा एडवांटेज है, अदरवाइज नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो ड्रॉबैक है, और अगर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, सेम रहेंगी, तो फिर ये इसका एडवांटेज है। आई होप कि क्लियर है। एक बार आपने पीडीएफ से और अपनी पीपीटी से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से गो थ्रू जरूर करना है, और अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। अब जैसे एडवांटेज हैं उसके, तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तब कि मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि डिसएडवांटेज क्या है इसके, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। नो फीडबैक पाथ, evaluation of software from one phase to another phase like a waterfall, it assumes that no error is ever committed by developers during any phase, therefore it does not incorporate any mechanism for error correction। अब इसके अंदर क्या है कि नो फीडबैक पाथ, नो फीडबैक पाथ क्यों है, ओके, इसके अंदर नहीं है वो। नो फीडबैक पाथ इसलिए है कि अगर मेरे कोडिंग और टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसको इनपुट दी गई थी उसमें कोई गलती है, और इनपुट किसने दी है, डिजाइन ने दी है। डिजाइन की जो आउटपुट है वो कोडिंग वाले फेज के लिए उसकी इनपुट की तरह काम करिए, इसका मतलब डिजाइनिंग में कोई एरर है, ठीक है। और डिजाइनिंग में कोई एरर है इसका मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट में कोई एरर है, और रिक्वायरमेंट में कोई एरर है इसका मतलब क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी में कोई एरर है, ठीक है। मे बी सिर्फ डिजाइन में ही एरर हो, पिछले वाले में ना हो, ठीक है, बट हो सकता है कि पिछले वाले में एरर हो, और ये भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट में एरर ना हो, फिजिबिलिटी में एरर हो। तो क्या हो सकता है, इसमें पीछे पीछे हम लोग नहीं जा सकते। तो यही क्या है मेरा नो फीडबैक पाथ। हर किसी को लगता है कि हमने अपना काम प्रॉपर तरीके से किया है, तो हमारे फेज में तो कोई एरर नहीं है, हमने आगे वाले को पास ऑन कर दिया, ठीक है। देयरफॉर इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट मैकेनिज्म फॉर करेक्शन, एरर करेक्शन। अब अगर कोई गलती आ गई है तो उसमें करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट टू अकोमोडेट चेंज रिक्वेस्ट। This model assumes that all the customer requirements can be completely and correctly defined at the beginning of the project। अब अगर मैंने आपसे बात करी, आपने मुझे कहा मुझे 5 मिनट की वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैंने समझ लिया कि हाँ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग 5 मिनट की वीडियो ही बनानी है मुझे। तो इसके बाद आप लोग बोलते हो नहीं, हमें तो सेकंड वाला जो इसके अंदर था ना टॉपिक,
उसको भी आप इसमें ऐड कर दो और वो भी 5 मिनट में ही क्लियर होना चाहिए। तो अब वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो बिगनिंग में आपसे पूछ लिया था। मुझे लगता है कि जो मैंने रिक्वायरमेंट्स ली है वो कंप्लीटली एंड करेक्टली बिगनिंग में ही मैंने ले ली है। ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट एनी चेंज रिक्वेस्ट आफ्टर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज इज कंप्लीट। अगर रिक्वायरमेंट वाला फेज खत्म हो गया उसके बाद उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है। क्यों चेंज करना पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है वाटरफॉल मॉडल को लगता है, मुझे नहीं लगता, मैं वाटरफॉल मॉडल हूँ इस टाइम पे। ठीक है। वाटरफॉल मॉडल को लगता है कि हमने स्टार्टिंग में जितनी भी रिक्वेस्ट ली है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स ली हैं, वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और वो सब करेक्ट हैं और अब उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सारे फेजेस को बिल्ड करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नो ओवरलैपिंग ऑफ फेजेस। दिस मॉडल रिकमेंडेट्स that a new phase can start only after the completion of previous phase। मतलब क्या है? पैरेलली काम नहीं चल सकता। अगर मेरी डिजाइनिंग हो रही है तो जितना डिजाइन हो गया है उसके अकॉर्डिंग मैं कोडिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी फुल फ्लेज तभी मुझे डिजाइनिंग के बाद कोडिंग पे जाना है। जब कोडिंग हो जाएगी तब मुझे किस पे जाना है? यूनिट टेस्टिंग पे जाना है। तब कि जितना कोड हो चुका है उसको हम साथ साथ में टेस्ट कर सकते थे, बट इसके अंदर वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज योर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। द वाटरफॉल मॉडल इज अ रिजिड एंड लीनियर अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच मीन्स दैट इट इज नॉट वेल सूटेड फॉर प्रोजेक्ट्स विद चेंजिंग or uncertain requirements. Once a phase has been completed, it is difficult to make changes or go back to a previous phase। वही सेम चीज जो ऊपर मैंने आपको बताई कि ये एक तो रिजिड है, ठीक है, और इसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। लीनियर अप्रोच है, एक के बाद एक काम होगा, तो ये थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल है। ठीक है। लिमिटेड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, ओके। स्ट्रक्चर्ड एंड सिक्वेंशियल अप्रोच विच मीन्स दैट stakeholders are involved in the early phases of the project। अब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मेरे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ रिक्वायरमेंट फेज में और एनालाइज फेज में आएगी और फिर फिजिबिलिटी फेज में आएगी। बट उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है, टेस्टिंग फेज है और जो डिप्लॉयमेंट फेज है उसके अंदर उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ 2 फेजेस के अंदर सुनी जाएगी, या तो रिक्वायरमेंट फेज में या फिर एनालिसिस फेज में या फिर फिजिबिलिटी टाइम पे। अदरवाइज और जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर जब हमने पूरा मेंटेन कर दिया है प्रोजेक्ट को, तब अगर वो कहते हैं कि हमें चेंजेस चाहिए, हमें अपडेशन चाहिए, हमें मॉडिफाई कराना है, तब वो हम लोग नहीं कर सकते वाटरफॉल मॉडल के अंदर। तो ये थे इसके ड्रॉबैक्स और यहीं पर हमारा ये वाटरफॉल मॉडल खत्म होता है। ठीक है। एक बार इसकी रिविजन कर लेते हैं हम लोग, समरी टाइप, कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और वाटरफॉल मॉडल के हमने फीचर्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ी, इंपॉर्टेंस क्या है और फेजेस क्या हैं, देन एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको इसमें से कुछ कट करना है तो आप फीचर्स कट कर सकते हो, और नहीं, इंपॉर्टेंस कट कर सकते हो आप, बाकी सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, एंड पार्ट 3 अगर आपको पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करिएगा।